दिसंबर 50। धुंध में पथरीली रोड पे चलना, जबकि चारों जानिब नेचर ही नेचर हो, उसका हमेशा से ख्वाब था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में कदम बढ़ा रही थी। अचानक ही उससे खुद को ओल्ड टाउन वेलेंसिया की गलियों में पाया था। वो अक्सर बुर्ज से अकेले गुजरती थी। अचानक हुमायसा के चिल्लाने की आवाज़ पर वो पलटी और फिर जैसे साकित रह गई। उसे यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। उससे कुछ फासले पर एक बड़ा सा दरख्त था, जिसकी शाखें काफ़ी गहरी थीं, जो दूर दूर तक फैली थीं। दरख्त के नीचे लकड़ी का गोल बेंच बना था और बेंच के चारों जानिब लोहे की बाड़ थी और एक छोटा 2 फीट का दखली दरवाज़ा था, जिसे खोलकर दरख्त के नीचे बने सिटिंग एरिया में आराम से बैठा जा सकता था। हुमायसा उस दरख्त के गिर्द भाग रही थी और याहू के नारे लगा रही थी। उसकी हंसी अकेडमी के ग्राउंड में गूंज रही थी। वो तकरीबन अकेडमी की इमारत के करीब पहुंच चुकी थी। इमारत 5 मंजिला थी और बाकी सारा ग्राउंड था, जो किसी जंगल से कम नहीं लगता था। इमारत के अंदर क्या कुछ था, वो अंदर दाखिल होकर ही पता चल सकता था। बाहर देखने से लगता था जैसे कोई कासल जो अकेला खड़ा हो, खामोश और पूरी सरार सा। इमारत की हर मंजिल पर बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं और इमारत का रंग ग्रे और ब्राउन था। ऐसे लगता था जैसे शहर फूंक दिया गया हो। दरख्तों से पत्ते गिरे हुए थे, सूखे पत्ते जो ओस पड़ने के बायस गीले हो चुके थे। और ऐसी सड़कों पर चलना उसका फेवरेट मशगला था। वो जाने कितनी देर यूं ही खड़ी थी और उसकी बूंदों ने उसके चेहरे को भिगा दिया था। उसके पलकों पर, उसके होंठों पर और उसके स्कार्फ पर वो नन्ही बूंदें मोतियों की मानिंद चमक रही थीं। वो कितनी देर खड़ी थी, उसे एहसास ही नहीं था। उससे कुछ फासले पर हाथ खड़ा था। वो उसे यूं ही सहज सा देख रहा था, जैसे उस सामने के मंजर को। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आक्सरी ट्राउजर पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने, जिसके कफ कोहनियों से जरा नीचे तक फोल्ड थे। वो उसके इस्तकबाल करना चाहता था और जिस तेजी से वो भागते हुए यहाँ पहुंचा था, उसे अपने दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। उसके बाल जो एक तरतीब से सेट थे, उन पर ओस की नन्ही बूंदें पड़ी थीं। उसका चश्मा धुंधला गया था। शायद ही उससे कभी किसी चीज़ या किसी इंसान को ठहर कर यूं फुर्सत से देखा हो, जैसे वो इस वक्त ईमान को देख रहा था। अचानक उभरने वाले एहसास पर ईमान चौंक कर उस शहर से निकली और जैसे ही उससे दाईं जानिब देखा, वो सटपटा गया। ओह! हाय! अस्सलामुअलैकुम। उससे एकदम अपना चश्मा उतारा था। ईमान उसे अपने करीब खड़े देखकर हैरान रह गई थी। वो कुछ बोल ना पाई। उसके सामने हाथ जबील खड़ा था, जो अब जानबूझकर अपने चश्मे को उलट पुलट कर देख रहा था ताकि इस ट्रांस से निकल सके। वो तो सलाम का जवाब भी न दे पाई थी। ये वही शख्स था जिससे भीगना नहीं पसंद था, जो बारिश में बरसाती पहनकर घूमता था, जो हेड से अपने बालों को कवर करता था। वो अब उसके करीब खड़ा था। मैं आपको वेलकम करने आया था। वो अब उसकी जाने मतवज्जा हुआ। वो उसे ही देख रही थी। बेयकीनी की सी कैफियत थी। क्या वाकई वो वहाँ थी, उस जगह जहाँ वो हमेशा से होना चाहती थी। उसके करीब वो शख्स खड़ा था, जिसे उससे सालों अपने आसपास महसूस किया था। वही शख्स जिससे तस्वुर में वो बहुत सारी बातें कर लेती थी। उम्मीद है आपको आने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। उससे चश्मे समेत अपने हाथों को दोबारा पेंट की जेबों में डाल लिया। वो उसकी जाने मुतवज्जा था, पूरे हस्यात से। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक पेशावराना मुस्कुराहट, लेकिन उसकी आंखों में एक अलोही सी चमक थी। कब उससे किसी की आंखों को इतने गौर से देखा था जितना वो उसकी आंखों को देख रही थी। वो बिल्कुल अजनबियों की तरह मिल रहे थे। वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनका इंटरेक्शन हमेशा ही कम हुआ था। दो ऐसे अजनबी जो सालों तक एक दूसरे से जुड़े रहे हों। हाथ की नजरें उसके स्कार्फ से होती। अब उसकी बाईं आंख के बिल्कुल कोने पर बने हुए उस स्याह दिल पर ठहर गई थी। उसकी आंखें स्याह थीं, गहरी स्याह और बल्कि लंबी थीं। इस वक्त वो अपनी पूरी आंखें खोले उसे ही देख रही थी। आप ठीक हैं? उसे यूं गुमसुम खड़े देखकर बोला तो चौंक सी गई। ये एहसास बहुत अजीब सा था, जो सालों पहले यूनिवर्सिटी के पथरीले बेंच पर बैठे आरजी को हुआ था, जब उससे बारिश में हानम की ठोड़ी पर वो अजीब सी चमक देखी थी। उसकी गुलाबी आंखें, वो रुख मोड़ गया था जब उससे पूछा था। रूहों का जहान कौन-सा है? ये वही एहसास था
रूह ने रूह को पहचान लिया था और अब नजरें हटाना मुश्किल हो गया था। वो रुख मोड़कर सीधा खड़ा हो गया। वो उसकी बाईं जानिब खड़ा था। दोनों अब हुमायसा को देख रहे थे, जो उस तिलिस्माती दरख्त की तस्वीरें बना रही थी। आपकी बहन है? वो अब पूछ रहा था। जी। मेजू बस करो, आ जाओ अब, वरना ठंड लग जाएगी। उससे ऊंची आवाज से पुकारा। मेजू, मेजवंती आर्टिस्ट, क्या ये वही है? वो उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। जी जी। वो भोले से मुस्कुराई। मैंने नाम से पहचान लिया। अनोखा नाम है, अच्छी स्केचिंग करती है। लेकिन मिस्टर जबील, आप तो इन्हें चेहरे से भी पहचानते हैं। एयरबड से एआई की आवाज़ उभरी और उससे अपने लब आपस में पेविस किए। तुम खामोश रहो। उससे होले से सरगोशी की। सॉरी मिस्टर जबील। ये मुझे मरवाएगी। वो सिरे लब पर बढ़ाया और फिर एयरबड उतार कर जेब में डाल दिया। आपको ये आइडिया कहाँ से आया इस तरह की दुनिया बनाने का? वो अब तक आसपास के नज़ारों में खोई हुई थी। बाद ने रुख मोड़कर उसे देखा। अब वो उसे कैसे बताता कि बड़ी वजह वही थी। उसे नेचर पसंद थी। उसे नेचर हील करती थी। उससे अपने ऑफिस को नेचर से रिलेट कर रखा था। तो क्या वो उसके लिए इतना नहीं कर सकता था? उसे जैसे सब पता था, जैसे पहले से तय था कि वो यहाँ आएगी, जैसे ये जगह उसी के लिए हो। आपको अच्छा लगा? उससे उल्टा सवाल किया। हाँ अच्छा है, बहुत खामोश। बिल्कुल। बिल्कुल आपकी तरह। वो अब नाक की सेध में देख रहा था। ईमान ने सरासर मुड़ कर उसे देखा और फिर वो भी सामने देखने लगी। वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं थी, उससे नफरत क्यों महसूस नहीं हो रही थी? वजह वो जानती थी। अगर माजी में वो सब ना हुआ होता तो आज वो हीलर ना होती। उससे हर दुख दर्द और जख्म को कबूल किया था। जख्म, हमारे जख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी हमारे अंदर दाखिल होती है, और उससे अपने जख्मों से रोशनी को अपने अंदर आने दिया था। और अब वो रोशन थी, वो हीलर थी। और ये रोशनी उसके पहलू में खड़ा वो ग्रे आंखों और सफ़ेद शर्ट वाला शख्स बाहू भी देख सकता था। आई विश कि मैं इस जगह पर हमेशा रह सकूं। एक सल्फाइड सिगरेट के अलावा कहाँ रह सकता है? वो बोला तो ईमान बस उसे देख कर रह गई। लब फड़फड़ा गए, वो कुछ बोल ना पाई। चलें? उससे खामोशी को तोड़ा तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। वो दोनों अब पलट कर अंदर जा रहे थे। वो एक कदम आगे थी और वो तानसा पीछे चल रहा था। हुमायूसा ने उन्हें अंदर जाते देखा और फिर गहरे होते अंधेरे को वो अपना बैग उठाते ही उनकी जानिब भागी। वो नंगे पाँव रेस्ट हाउस के लॉन में चल रही थी। ठंडी और गीली घास उसके पाँव को फरहत बख्श रही थी। तकरीबन उसे 2 साल होने वाले थे वो जब से यहाँ थी। वो दिन जब उसे अगवा किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक वो कुरान और साइंस एकेडमी के इस रेस्ट एरिया में रह रही थी जहाँ हाथ उसे छोड़ कर गया था। फजर का वक्त गुजर चुका था और मशरिक से सूरज की सर्द रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रही थी। वो सादा से सूट में थी, बाल शानों पर बिखरे थे और एक गर्म शॉल को उससे अपने गिर्द लपेट रखा था। उसका नाक सुर्ख हो चुका था। कोई उसे देखता तो हर किस्सा पहचानता कि वो हेजल दी सुपरस्टार थी जिसने हॉलीवुड में डेब्यूट किया था। और आज वो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही थी। वो खुद को खोज रही थी। वो इसी एकेडमी में जॉब करती थी, किसी टीचर या स्कॉलर की नहीं, बल्कि आम सी एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखती थी। उससे यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा था और यहीं उससे अब्दुल आखिरी बार मिलने आया था। दोबारा कभी नहीं आया। वो अब अपने महल के ठंडे फर्श पर लेटकर आसमान को नहीं देखती थी। अलबत्ता अब वो ऐसे सुबह सुबह उठकर नंगे पाँव घूमती थी। उसे ठंडक आज भी पसंद थी। इस एकेडमी को मुर्तज़ा ने संभाल रखा था। वो कभी रेस्ट हाउस के उस एरिया में नहीं आया था जहाँ वो रहती थी। उसकी तनख्वाह गुजारे लायक थी। वो अब ना ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और ना उसका लाइफस्टाइल पहले जैसा था। वो महफूज सी, उसके लिए यही काफ़ी था। मुझे लगा था मैं कब्र में हूँ। कब्र के मनाजिर इससे भी खौफनाक होते हैं। वो आज तक हाथ का ये जुमला नहीं भूल पाई थी। और वो हादसा ना होता तो शायद उसके अंदर खौफ भी पैदा ना होता। उसका घराना मसवी था। कायनात उसकी इकलौती कज़न शरीफ पर्दा करती थी और वो अपनी ज़िद में मॉडल बनी थी। उसे अपनी फैमिली के सभी लोगों से नफरत थी और सबसे ज़्यादा अपने बाप से। उससे बदला लेने के लिए वो हर हद तक गई थी, सब भूल गई थी, यहाँ तक कि खुदा को भी। लेकिन खुदा किसी को नहीं भूलता। वो खामोशी से सब देखता है, सुनता है
वो सब जानता है। वो फिर सही वक्त पर इंसान को इशारा देता है कि बस बस अब पलट आओ। कब्र के मनाजिर इससे भी खौफनाक होते हैं। किन के लिए? या सबके लिए? वो अक्सर सोचती थी। वो एकेडमी में होने वाले सेशंस लेती थी। वो खुदा से डरने लगी थी। वो उसे महसूस करने लगी थी अपने चारों जानिब। वो अब उससे बातें करती थी, उससे जिस कदर धूम मचाई थी, अब वो उसी कदर खामोशी से जी रही थी। सूरज की रोशनी जब ज़्यादा हुई तो एकेडमी की इमारत की जानिब चल पड़ी। राहदारी में एक बड़ा नोटिस बोर्ड था जहाँ कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी जिन्होंने अपने कोर्सेज पूरे किए थे। वो अक्सर उस लिस्ट को चेक करती थी, पर उस पर लिखे 2 नाम ऐसे थे जिन्हें वो अपनी उंगली की पोरों से छूकर महसूस करती थी। सरफहरिस्त नाम था कायनात मलिक। हेज़ल की आंखों में उसे याद करते अक्सर पानी आता था। वो उसकी वाइस सहेली थी जिससे उसका साथ निभाया था। वो यहाँ से आती थी, यहाँ क्लासेस देती रही थी। ये एहसास मुश्किल था, ना जाने वो अब कहाँ होगी। और फिर कुछ नीचे उसका नाम था उम्मे ईमान, जो कॉलम निगार थी, जो अब्दुल की ईमानी थी। उससे ईमान के साथ बहुत कम वक्त गुजारा था, लेकिन वो उसे अजीज थी क्योंकि वो अब्दुल को अजीज थी। आप रोज़ यहाँ आती हैं? वो अपने ध्यान में थी जब अक्ब से उभरने वाली आवाज़ पर पलट कर देखा। मुर्तज़ा उसके सामने खड़ा था। यहाँ का सारा सिस्टम उसी ने संभाल रखा था। अच्छा लगता है, वो बस इतना ही कह पाई। इस वीरानी में आपको क्या अच्छा लगता है? वह हैरान हुआ। वह हेज़ल को काफ़ी हद तक जान गया था। उसे वो लड़की हमेशा हैरान ही करती थी। उसकी कहानी अजीब थी, जिसने अपनी मर्ज़ी से गलत रास्ते को चुना। उसे कोई रोक नहीं पाया और फिर एक झटके में सब छोड़ दिया। कायम रहना सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब आपने एक लग्जरी लाइफ गुजारी हो। लेकिन वो कायम रही थी, वो जिसके लाखों करोड़ों में फैन थे। मुर्तज़ा को ये जानकर हैरानी हुई थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई उससे आज तक मिलने नहीं आया था, किसी से वो मिलने नहीं गई थी। वो दोनों अब लंबी राहदारी की तरफ बढ़ गए। आपका कोई दोस्त नहीं है? लड़की या लड़का, कोई भी नहीं? शोबिस एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वालों के दोस्त नहीं होते। वो फीका सा मुस्कुराई। फिर भी कोई तो होगा जिससे आपकी परवाह हो। वो मुतजस्सिस था और हेज़ल का दिल जैसे 100 टुकड़ों में बटा था। वो मुस्कुराना चाहती थी पर मुस्कुरा नहीं पाई। नहीं, कोई नहीं है। वो सर झुकाए चल रही थी। एक शाली थी जो उसकी परवाह करती थी। उसे भी हेज़ल ने किसी और एक्ट्रेस के पास भेज दिया था ताकि उसका काम चलता रहे। उसके बाप सुल्तान मलिक को कभी उसकी परवाह नहीं थी और माँ पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी। और अब्दुल, दुल, वो भी तो सालिम था। वो तो पलट कर नहीं आया। शायद उसकी किस्मत में तन्हाई लिखती गई थी। सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। वो अब शर्मिंदा था। हर सुबह वो हेज़ल को ऐसे ही नंगे पाँव चहलकदमी करते देखता था। वो सब आंखों वाली लड़की जाने क्यों इतनी गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। आपको बाहर निकलना चाहिए। बाहर घूमा फिरा करें, अच्छा महसूस होगा। मैं तब तक नहीं जाना चाहती जब तक लोग इस चेहरे को मुकम्मल तौर पर भूल ना जाएं। यानी सारी उम्र कैद होकर रहना चाहती हैं? उससे अजीब लहजे में कहा तो हेज़ल ने उलझी निगाहों से उसे देखा। मेरा मतलब इतना खूबसूरत चेहरा भला कौन भुला सकता है? और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आज तक किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की थी। मैं सारी उम्र भी ऐसे रह लूँगी। वैसे भी भाई की दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। वो दोनों राहदारी से गुजरकर अब वापस लॉन में आ गए थे आपको अपनी मदर को ढूंढना चाहिए। और हेज़ल के चेहरे के तासुरात बिगड़ से गए। नरमी की जगह सख्त बनने ले ली थी। ऐसी औरत से मेरा क्या वास्ता जिसे पैदा होते ही छोड़ दिया हो। उसका लहजा सख्त था। मुर्तज़ा बस उसे देख कर रह गया। वो मज़ीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन हेज़ल के सर्द तासुरात ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर वो यूं ही घूमते रहे और फिर वो रेस्ट एरिया की जानी पड़ गई। तुमने बताया नहीं तुम्हारा हैंडसम भाई वापस आ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि मासील द बुद्सास है। मीना अपने कमरे में घुसी ताइमा से फ़ोन पर बात कर रही थी जब से वो अदम से मिली कर आई थी। यही सोच रही थी कि उसे कहीं देखा था और फिर उसे याद करने पर याद आ गया था कि उससे उसका अवार्ड शो देखा था। तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम्हारा भाई जिसे मैं अब्दुल समझती रही हूँ वो अब्दुल नहीं हाथ है। वो तल्ख लहजे में बोली, मुझे खुद बहुत बाद में पता चला था। और वैसे भी हाथ भैया सिर्फ मेरे नहीं
तुम्हारी भी तो कज़न है। हाँ, तो अदम भाई तुम्हारा कज़न नहीं है क्या? माहिन हमदान, उम्मे हानम और माहम हमदान साहब की 3 बेटियां थीं और उनके आगे बच्चे उलझी हुई ज़िंदगी गुजार रहे थे और शायद ये उलझनें जबील ख़ानदान की वजह से थीं। मीना कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश रही। वो जानती थी ताइमा हाथ से मोहब्बत करती थी और वो कुछ कहकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तो तुम्हारा भाई यहाँ क्या करने आया है? वो मुतजस्सिस सी। 6 महीने पहले गए थे वो मुल्तान से। डिप्रेशन का शिकार थे। मामा ने कहा था वो बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन? लेकिन क्यों? वो उलझी। तुम खुद पूछ लेना। मैं भी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बाबा और नाना वो वेट कर रहे होंगे। रात को बात होगी। उसे खुदा हाफिज कहते फ़ोन बंद कर दिया था जबकि मीना बेड पर गिर गई थी। महासील, अधम, अधम, महासील। किताब पढ़ता वो शख्स बार बार नज़रों के सामने आ रहा था। वो जैसे ही हाथ के साथ इमारत में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। उसे लगा वो किसी और सियारे पर आ गई हो। एक बहुत बड़ा सा हॉल था जिसमें एक जानिब सीढ़ियाँ और साथ ही लिफ्ट ऊपर जा रही थी जबकि दूसरी जानिब सोलर सिस्टम बना था जो हवा में मोलिक था। बड़े बड़े सितारे सियारे। वो हैरानी से उसे देखने लगी। बाकी कमरे बने थे। ये उनके लिए जिन्हें कायनात में दिलचस्पी है। जब वो इसे यूं करीब से देखेंगे तो यकीनन सोचेंगे कि उनका बनाने वाला कौन है। वाओ! हुमायसा वहां पहुंच गई थी और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। आद उसे यूं हैरान देखकर होले से मुस्काया। अस्सलाम वालेकुम। फिर जैसे ही उसकी नज़र हाथ पर पड़ी वो फ़ौरन आगे बढ़ते हुए बोली। वालेकुम सलाम। उसे हमायसा की दिलचस्पी अच्छी लग रही थी। आप टीवी पर कम और हकीकत में ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। उसके यूं मुंह फाड़ कर तारीफ करने पर ईमान ने पहले चौंक कर और फिर घूर कर उसे देखा जो सफ़ेद यूनिफॉर्म और ब्लू कोट पहनी हुई थी। भारी भरकम बैग कंधे पर लटक रहा था। और आप काफ़ी अच्छी स्केचिंग करती हैं। उससे फ़ौरन कहा। वो हमायसा से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता था। अब वो उन्हें साथ लेकर सामने ही बड़े दरवाजे वाले कमरे में गया जो एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जहाँ एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सारी किताबें थीं। ये सब उनके लिए जो कायनात से खुदा की खोज करना चाहते हैं। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काफ़ी कमरे और हॉल दिखाए। वहाँ पूरा एक सिस्टम था। उन्होंने वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स देखे थे जो प्री मंजिल पर थे। ईमान ने झांक कर विंडो से देखा तो उसे बैकग्राउंड में कुछ स्टूडेंट्स नजर आए। शायद उनके आने का यही टाइम था। फिर वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। हुमायसा घूम फिर कर पूरी एकेडमी देखना चाहती थी। कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ा सा गोल मेज था और कुर्सियाँ रखी थी। सामने स्क्रीन थी जहाँ एक जानिब साद और दूसरी जानिब मुर्तज़ा नजर आ रहा था। एक वेलेंसिया में था और एक लाहौर में। ये मिस उम्मे ईमान है। उससे दोनों से तारुफ करवाया जैसे वो पहली बार मिल रहे हों। दोनों ने उसे सलाम किया था। वो खामोशी से एक जानिब बैठ गई। दिल था कि धक धक कर रहा था। इतने सही लोगों में उसे अपना आप बहुत अदना सा लग रहा था। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है जब हम इस एकेडमी का प्रॉपर तरीके से आगाज़ करें। वो प्रोजेक्टर ऑन किए कुछ स्लाइड्स खोले अपने प्लान के मुतालिक बता रहा था। वो सुनते सुनते उसे देखने लगी। उसका जिस्म पहले से कसरती लग रहा था। शायद वो जिम कर रहा था। मैं चाहता हूँ नौजवान नस्ल इस्लाम को खुद स्टडी करे। उन्हें अपने मसाइल का पता होना चाहिए। हम इस दौर में रह रहे हैं जहाँ इस्लाम को चारों जानिब से खतरा है और हमारी नौजवान नस्ल जो बेहुदी की नींद सो रही है, अगर अब भी ना जागी तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इस्लाम का नहीं, हमारा। हम जो खुद को मुसलमान कहते हैं। उससे अपने सीने पर हाथ रखते कहा। क्या लगता है आजकल के स्टूडेंट्स जो अपना ज़्यादातर वक्त स्क्रीन पर गुजारते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अपने कमरे में जाना होता है ताकि वो फ़ोन को पूरी प्राइवेसी के साथ यूज़ कर सकें, वो मुतवज्जा होंगे? वो ये सब सीख पाएंगे? मुर्तज़ा ने सवाल किया था। पता है मैं इस एकेडमी में आने वाले बच्चों से फ़ीस क्यों नहीं ले रहा? उसे सवाले नज़रों से दोनों को देखा। क्योंकि उनका वक्त जो वो अपनी स्क्रीन की बजाय यहाँ आकर हमें देंगे, वही सबसे बेहतर फ़ीस है। वो ठीक ही तो कह रहा था। मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स की थी जो महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ से नहीं पढ़ सकते थे, जो मिडिल क्लास से थे और सहीन थे, जिनका बाहर जाकर पढ़ने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता था। वो ऐसे नौजवानों के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन हम कब तक ये सब अफोर्ड कर पाएंगे? साथ ने अगला सवाल किया। जब नहीं होगा तब मुनासिब फ़ीस रख लेंगे। उसके इरादे नेक थे और ईमान ये सोच रही थी जाने उस शख्स ने कितना पैसा लगाया था।
उन 2 अकेडमियों को तैयार करवाने में, और इतना पैसा कहाँ से आया था? सईद जबील साहब का फ़ोन आया था। साद ने झिझकते हुए कहा। क्या कह रहे थे वो? साद के कान खड़े हुए। वो पिछले काफ़ी दिनों से उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। 1 मिनट। साद ने कहते हुए फ़ोन निकाला और फिर रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल स्क्रीन के करीब किया। नवाब साहब, मैं तुम्हारे अकाउंट फ्रीज करवा रहा हूँ। तुमने मुझे कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबरदार, जो अब एक पैसा भी लगाया। तुम्हारे बाप ने नहीं कमाया ये सब। अगर मुझे पता होता तुम इस इरादे से पाकिस्तान आए हो, मैं तुम्हें आने ही नहीं देता। एक वही था जो सईद जबील की हाँ में हाँ मिलाता था, और अब वो भी अपनी मर्जी करना शुरू हो गया था। वो काफ़ी भड़के हुए थे। साद ने अजालत से अपना कान खुजाया, जबकि मुर्तज़ा उसकी ताज़ा ताज़ा हुई इज्जत अफसाई पर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं उन्हें संभाल लूंगा, आप लोग बाकी सब देखें। वो फिर ईमान की जाने मुतवज्जह हुआ। यकीनन आप जान गई होंगी कि हमने सल्फाइड एकेडमी क्यों बनाई है। क्या आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगी? हमें ज़हीन लोगों की ज़रूरत है। वो पुरउम्मीद निगाहों से उसे देख रहा था। ईमान सीधी होकर बैठी। उसे यहाँ आकर अच्छा लगा था। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में ये सब ज़रूरी था। तवज्जो तवज्जो खींचना सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है। आवाम की तवज्जो गलत कामों की तरफ आसानी से खींची जा सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल होना आजकल मुश्किल नहीं था, जबकि एक दुरुस्त समेत की जानिब, इस सही रास्ते की जानिब नौजवान नस्ल को मतवज्जा करना सबसे मुश्किल काम था। आज ने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा लंदन में गुजारा था। इस टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए वो प्रॉपर प्लान के साथ सब कर रहा था। वो जानता था जब तक वो अलग सोच नहीं लाएगा, वो नौजवान नस्ल को नहीं जगा पाएगा। मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ? वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। ये आपको मुर्तज़ा बताएंगे। उससे मुर्तज़ा की जानिब इशारा किया। वो मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी खींच कर बैठ गया। सामने ही मेज़ पर वो रखा था लकड़ी का पजल बॉक्स, जिसमें ईमान की नज़र अभी बड़ी थी। उस पजल को देख रहा था। आप जो लिखती हैं, हम चाहते हैं आप वो बोलें। आजकल की नौजवान नस्ल किताबों से बहुत दूर है। कॉलम्स और रिसर्च पेपर पढ़ना तो दूर की बात है। तो जब आप सोचती हैं, जिन सवालों के आप जवाब ढूंढती हैं, हम चाहते हैं आप वो सब बोलें, स्टूडेंट्स को सुने और उन्हें जवाब दें। ईमान के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें उभरी। लेकिन मैं कोई स्पीकर या स्कॉलर नहीं हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन आप हिलर तो हैं ना? साथ फौरन बोल पड़ा। शायद वो सब मिलकर उसे मनाने का इरादा ठान कर आए थे। आप ज़हनी तौर पर बीमार लोगों को सुनती हैं, फिर उन्हें समझाती हैं। बस यही तो करना है आपको। पर वो ज़हनी मरीज है, नॉर्मल लोग नहीं। ये सब भी मरीज़ हैं। हम सब, हमारी नौजवान नस्ल, हम सब मरीज़ हो चुके हैं। हम भटक चुके हैं, अपना मकसद भूल चुके हैं और दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, और हमारी रूह घायल हो चुकी है। हमारी नौजवान नस्ल की रूह बीमार है। सब घायल रूह के मरीज़ हैं। हमें अब इस बीमारी को दूर करना है। हमें उन्हें जगाना है, उनकी रूह को हील करना है। हाथ एक झटके से उठा था। पजल बॉक्स हाथ में था। मैं अब वो दाएं बाएं चल रहा था और उसका एक एक लफ्ज सच्चा था। तो क्या आप हमारे इस मिशन में साथ देंगी? वो अब मेज़ पर दोनों हाथ टिकाए थोड़ा सा झुक कर खड़ा था। उसके बाजू की रखी उभरी हुई थी। हाँ, वो पक्का जिम कर रहा था। लेकिन मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं उन लोगों को छोड़ नहीं सकती। नहीं, हम आपको हॉस्पिटल छोड़ने का नहीं कह रहे। बस थोड़ा वक्त निकाल लें, चाहे हफ्ते में 2 दिन। वो उसी की जानिब देख रहा था। ईमान के चेहरे पर इसराब था। वो वाज़ेह देख सकता था वो थोड़ी बेचैन है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और हाथ के तने आसाब ढीले पड़ गए। श्योर। वो पेशेवराना अंदाज से मुस्कुराया और फिर एक फाइल उठाकर उसके सामने रखी। ये ऑफर लेटर है। आपके जो भी डिमांड है वो आप इसे साइन करके बिना किसी शशोपंज के लिख सकती हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें। वो उसके पेशेवराना अंदाज से मुतासिर हुई थी। कहीं से नहीं लग रहा था ये 2 घंटे पहले वाला हाथ जबील था। ईमान ने खामोशी से फाइल उठा ली। ज़रूर। वो उठ खड़ी हुई। अब मुझे जाना है, वो संजीदगी से बोली। ठीक है। हाथ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वो अपना बैग उठाकर फाइल समेत कमरे से बाहर निकल गई। वो फाइल उठाकर नीचे आई तो हुमायसा को ढूंढने लगी। रात का अंधेरा काफ़ी बढ़ चुका था। सलमा बेगम का उससे बार बार फ़ोन आ रहा। जी अम्मी। वो फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ रही थी और उसकी नज़र हुमायसा को ढूंढ रही थी। कहाँ रह गई हो तुम दोनों? कब से फ़ोन कर रही हूँ,
मेरा दिल घबरा रहा है। सलमा बेगम की परेशान सी आवाज़ उभरी। बस मीटिंग से अभी फ्री हुई हूँ, कुछ देर तक पहुँच जाएंगे। उससे अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाकर रिलैक्स करना चाहूँ जो थकन के बायस सर्द कर रही थी। ड्राइवर है ना? उन्होंने फ़ौरन पूछा। नहीं, ड्राइवर को तो मैंने भेज दिया था, उसे ज़रूरी काम था। तो अब तुम दोनों अकेले कैसे आओगी? बाहर इतनी तेज धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सलमा बेगम का दिल घबरा गया था। उन्हें इस्लामाबाद आए काफ़ी महीने हो गए थे, पर अभी तक ये शहर उनके लिए अनजान ही था। वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई थी। ईमान ने ग्लास विंडो के पास रुकते बाहर देखा। बाहर उससे कोहरा नजर आया और कुछ भी नहीं, अलबत्ता चांद पूरा था, जिसके बायस अंधेरा कम महसूस हो रहा था। अम्मी, परेशान मत हो। उससे ग्लास विंडो पर फूंक मारी और फिर उंगली से स्माइली बनाया। वो खुद परेशान थी, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं आपको थोड़ी देर तक फ़ोन करती हूँ। उससे जल्दी से फ़ोन बंद किया और वो हमायसा को जल्द ढूंढना चाह रही थी। क्या मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं? जाने कब वो उसके पीछे आया था। ईमान चौंक गई। वो डर गई थी। वो रात के घर से बाहर नहीं निकलती थी। उससे खौफ आता था। नहीं, वो मैं राइड करवा लूँगी। उससे फ़ोन की जाने मुतवज्जा होती गई। ये एरिया शहर से थोड़ा बाहर है, जल्दी कोई राइड नहीं मिलेगी। मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे उसी तरफ जाना है। वो पूरी संजीदगी से कह रहा था और ईमान को इस वक्त यही मुनासिब लगा। वो खुमाइसा? वो ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी में है, मैंने सिक्योरिटी कैमरा चेक किया है। वह स्वाद में सही लाती सीढ़ियों की जाने बढ़ी। वो उसके साथ साथ चल रहा था। जो चीज़ इस वक्त वो शिद्दत से महसूस कर सकता था वो था ईमान का खौफसदा होना। आखिर वो खौफसदा क्यों थी? वो समझ नहीं पाया। एकेडमी अब खाली नजर आ रही थी। स्टूडेंट्स यहाँ तो जा चुके थे या अंदर थे। उससे हुमायसा को लाइब्रेरी से बुलाया। वो उन्हें साथ लिए इमारत से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उनका इस्तकबाल किया था। आप भी, मुझे नींद आ रही है। हुमायसा भी पूरी तरह थक गई थी। पार्किंग एरिया इमारत की पिछली जानिब था। उन्हें वहीं छोड़कर गया और गाड़ी ले आया। उससे हुमायसा को पीछे बिठाया और खुद आगे बैठ गई ताकि हाथ को ये ना लगे कि घबरा रही है। वो अब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते गाड़ी को गेट की जानिब ले जा रहा था। कार्ड ने गेट खोला और वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आया। ईमान ने कनखियों से उसे गाड़ी चलाते देखा था और फिर एक गहरा सांस दिया था। यूं उससे अच्छा लग रहा था सब। वो तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। हुमायसा शायद सो चुकी थी। वो कितनी ही देर शीशे से बाहर देखती रही, जबकि कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर कुछ याद आने पर वो उससे गोद में रखी फाइल को देखा। उसे खोला और पढ़ने लगी। उससे वही सब लिखा था जो हाथ ने बोला था। आपने कहा मैं अपनी मर्जी से सैलरी डिमांड कर सकती हूँ। उससे जरा सा रुख मोड़कर हाथ को देखा। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी हालत फाइनेंशियली काफ़ी खराब चल रही है तो? वो बात अधूरी छोड़ गई। हाथ की उभरने वाली हंसी बेसाख्ता थी। वो कुछ देर हंसता रहा। ईमान को शर्मिंदगी ने घेरा, लेकिन वो हैरान हुई थी उससे भला हंसना कब सीखा था। मिस उम्मे ईमान, मैं हाथ जबील आपकी सैलरी अफोर्ड कर सकता हूँ। वो मुस्कुराहट रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। आप बेफिक्र हो जाएं। वो अब महसूस सा बैठा था, जबकि ईमान ने दिल ही दिल में अहद कर लिया था वो अब कोई सवाल नहीं पूछेगी।